होली की आत्मा। बचपन से शहर में रहने वाला मनोज इस साल होली की छुट्टियों में अपने गांव दुर्गापुर वापस आता है, जहां उसे देख पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। जब गया था तब इतना सा था और अब देखो कितना बड़ा हो गया है। हाँ सरपंच जी, जब मैं गया था तब आप भी बहुत जवान थे और अब देखो कितने बूढ़े हो गए हैं आप। चलो चलो बढ़िया है। बच्चा घर वापस आ गया। इसी खुशी में आज रात पार्टी होगी। क्या बात है, गांव में भी पार्टियां होने लगी। वैसे अगर पार्टी की बात है तो आज क्यों सीधा होली पार्टी करते हैं। होली पार्टी की बात सुन चहल पहल में अचानक सन्नाटा छा जाता है, जिसे देख मनोज को कुछ अजीब लगता है, लेकिन तभी सरपंच बात पलट देता है। अब बहुत देर हो गई, चलो सब अपने घर चलो, पार्टी के बारे में कल सोचेंगे। मनोज भी मम्मी पापा के साथ घर आ जाता है, पर होली पार्टी और उस पर पूरे गांव की खामोशी वाली बात अभी तक उसके जहन से निकलती नहीं। पापा, होली पार्टी की बात पर सब चुप क्यों हो गए थे? अरे होगी उनकी कोई अपनी बात। मुझे गांव की पंचायत ही थोड़ी पता है। थक गया हूँ, चलो सो जाते हैं, कल बात करते हैं। पापा की बात मानते हुए मनोज भी सोने चला जाता है। आज तो छुपा लिया, लेकिन हफ्ते बाद जब होली का दिन आएगा तब इसे कैसे रोकोगे? अगली सुबह सूरज के साथ ही मनोज भी गांव घूमने निकल जाता है, जिस पर रास्ते में उसे अपनी ही उम्र के कुछ लड़के भी मिलते हैं, जिनसे दोस्ती कर अब वो उनके साथ घूमने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और होली नजदीक आने लगती है। दोस्तों, होली में 4 दिन ही बचे हैं, पर गांव में उसकी कोई तैयारियां क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि यहाँ होली नहीं मनाई जाती। अरे पर ऐसा क्यों? वो राजा भूषण। अरे तुम 4 दिन के लिए आए हो, क्या इतना सोच रहे हो? चलो कुछ खाने चलते हैं। इसी के साथ एक बार फिर होली की बात को टलते हुए देख मनोज को शक होने लगता है। वो घर पहुंचते ही इंटरनेट पर अपने गांव और राजा भूषण के बारे में जानकारी निकालने लगता है। क्या? मुझे आज तक ये नहीं पता था। ऐसा कैसे? किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? सारी जानकारी लेने के बाद मनोज गांव वालों या अपने मम्मी पापा से कुछ पूछे बिना खुद ही उसकी सच्चाई के बारे में छानबीन करने लगता है, जिसके चलते वो राजा भूषण की हवेली में पहुंचता है। वाह, क्या हवेली है यार। पर क्या यहाँ सच में कोई भूत है? हेलो भूत जी, कोई है क्या? हम इस साल गांव में होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या आप उस पर थोड़ा इंटरव्यू देंगे? मनोज के ऐसा बोलते ही गांव में तूफान उठ जाता है और हवेली में रखी सारी चीजें हिलने लगती है। एक अदृश्य शक्ति मनोज को धक्का देकर हवेली से बाहर निकाल दरवाजा बंद कर लेती है। ये सब देख मनोज हैरान रह जाता है। क्या अभी मुझे हवा ने धक्का देकर बाहर निकाल दिया? मेरे होते हुए इस गांव में कभी होली नहीं मन सकती, इसलिए दोबारा ऐसी कोशिश भी मत करना, अंजाम बुरा होगा। आवाज सुन मनोज हैरानी से इधर उधर देखने लगता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो गांव वापस आ जाता है, जहां तूफान की वजह से सब कुछ तहस महस हो चुका होता है। आखिर ये तूफान आया कैसे? ना ऐसा कोई मौसम था और ना ही हमने होली का त्योहार मनाने की बात की थी। सरपंच की बात पर कोई रिएक्शन दिए बिना मनोज चुपचाप अपने घर चला जाता है। इस तरह देखते ही देखते होली का दिन भी आ जाता है और मनोज रंग लेकर गांव में निकल जाता है, लेकिन गांव पूरी तरह खाली होता है। अरे त्योहार का दिन है, धूमधाम की जगह मातम क्यों मनाया हुआ है? मनोज की आवाज सुन सब अपने घर की खिड़कियां खोल के घर के अंदर से ही उसे वापस जाने के लिए कहने लगते हैं, पर वो किसी की नहीं सुनता। तुझे पहले भी समझाया था, अगर होली खेलने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा। अरे बात मान लो बेटा, तुम्हें सच नहीं पता। मुझे सब पता है। सालों पहले इस राजा ने एक अंधविश्वास फैलाया और आप लोग आज तक उसे मानते आ रहे हो। अरे बेटा, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे उससे भी बहुत पहले से इस गांव पर होली का श्राप है। अगर गांव में होली का त्योहार मनाया जाता है तो प्रलय आना पक्की बात होती है। राजा भूषण इस सब में नहीं मानते थे
और त्योहार मनाने लगे, जिसके चलते होली वाले ही दिन पहले उनके बेटे की और फिर उनकी मृत्यु हो गई। तभी से गांव की रक्षा के लिए उनकी आत्मा उस हवेली में रह रही है। सबकी बातें सुन मनोज उलझन में पड़ जाता है। सोचना भी मत मनोज, अगर तुमने इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश भी की तो उसका परिणाम इस गांव और गांव के लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग एक बेतुकी बात को मानकर सालों से रंगों के त्योहार को मातम की तरह मनाते आ रहे हो। मनोज किसी की कोई बात ना मानते हुए पूरे गांव में रंग बिखेर देता है, जिसके तुरंत बाद वहां तूफान के साथ बिजलियां गरजने लगती है। अचानक मौसम में ऐसा बदलाव देख जहां मनोज कंफ्यूजन में आ जाता है, वहीं गांव वाले डर से सहम जाते हैं। इस लड़के ने हमारे जैसे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव की खुशियों के लिए यहाँ होली मनाई है, जिस वजह से अब इस गांव पर होली का श्राप टूटता है। ऐसा बोलकर राजा का भूत वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद गांव के लोग धूमधाम से होली मनाते हैं। खुशियों के रंग गांव में बिखरे ही होते हैं कि अगली सुबह अचानक मनोज कहीं गायब हो जाता है और एक बार फिर गांव में होली का नया राज शुरू हो जाता है। सौतन की सुहागरात पार्ट 2। धूमधाम से शादी करने के बाद समर्थ और देविका घर आते हैं। घर पर सब उनका स्वागत करते हैं और सौम्या उनकी सुहाग रात का इंतजाम करती है। समर्थ और देविका दोनों अपने रूम में बैठे बातें कर रहे होते हैं। तब देविका कहती है, सुनिए, आप इतना दूर क्यों बैठे हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपका सर दबा दूं? नहीं, रहने दो, आप भी तो थकी होंगी। देविका आगे बढ़ते हुए कहती है, थक तो गई हूँ, पर आपकी सेवा करना पहला धर्म है मेरा। देविका झट से समर्थ के पैर पकड़कर दबाने लगती है। ऐसे ही कुछ देर निकल जाती है और समर्थ कहता है, अब रहने दो देविका, तुम भी आराम कर लो, तुम भी थकी थकी लग रही हो। देविका मना करते हुए उठ जाती है और अपने बालों को खोलकर समर्थ का सर दबाने लगती है और कहती है, मेरी थकावट तो आप ही दूर कर दोगे ना? इतना कहकर देविका अपने खुले बालों को समर्थ के ऊपर डालती है। समर्थ देविका के जाल में सम्मोहित होने ही वाला होता है कि अचानक से दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। समर्थ आवाज लगाते हुए कहता है, कौन? भाई, मैं हूँ सौम्या। क्या है सौम्या? क्या बात है देविका, कैसा लग रहा है मेरी भाभी बनकर? कुछ बात आगे बढ़ी या नहीं? बात आगे बढ़ती कैसे? तू जो आ गई कबाब में हड्डी। अच्छा जल्दी बता, किस लिए आई थी? सौम्या ठिठोली करते हुए कहती है, क्या बात है देविका, बहुत जल्दी हो रही है। वैसे मैं तो दूध का गिलास देने आई थी। आखिर मेरी सहेली की सुहाग रात में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देविका दूध का ग्लास लेते हुए जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है और पीछे मुड़कर देखती है तो समर्थ तो सो चुका था। देविका समर्थ को उठाते हुए कहती है, सुनिए समर्थ जी, उठ जाइए ना, सौम्या दूध देने आई थी, इसे पी लीजिए, फिर आप सो जाना। समर्थ नींद में उठता है और दूध पीकर फिर से सो जाता है। देविका उसके बगल में बैठी कहती है, सुनिए समर्थ जी, आज हमारी पहली रात है और आप सो रहे हो। समर्थ नींद में ही कहता है, देविका मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। सोने के लिए तो पूरी रात पड़ी है, आप उठिए ना और कुछ देर मुझसे बात तो करिए। देविका जिद करते हुए समर्थ को आधी नींद से उठा देती है। समर्थ उठकर बैठ जाता है और कहता है, बोलिए देविका जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। सुनिए, मैंने सुना है कि पति अपनी पत्नी को पहली रात कोई तोहफा देता है, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए क्या? वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, लाया हूँ पर वो दूसरे रूम में रखा है। तो दिखाइए ना क्या लाए हैं। अरे अभी तो कहा कि तुम्हारा गिफ्ट दूसरे रूम में है, तो जाकर लेकर आइए ना।
अगर अभी गया तो घर के सब लोग जाग जाएंगे और 10 तरह के सवाल जवाब करेंगे। मैं सुबह दिखाता हूँ ना। समर्थ इतना कहकर लेट जाता है और लेटे लेटे देविका से कहता है, अच्छा सुनो देविका, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। देविका समर्थ की बात सुनकर कहती है, आपको तो हमारी पहली रात की कुछ पड़ी ही नहीं है। इतना कहकर देविका भी उसके करीब आकर लेट जाती है और सो जाती है। अगली सुबह अधीरा समर्थ के रूम में सफाई करने आती है और देविका को उसके करीब लेटा देख रोने लगती है। रोने की सिसकी सुनकर समर्थ की आंख खुल जाती है। वो उठकर देखता है कि अधीरा उसके कमरे में रो रही है। उसे देखते ही समर्थ बहुत गुस्से में आ जाता है और अधीरा से कहता है, अधीरा, तुम सुबह सुबह क्यों रो रही हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, जाओ यहाँ से। समर्थ अधीरा का हाथ पकड़कर रूम के बाहर कर देता है और कहता है, अब बिना दरवाजा नॉक किए अंदर मत आना। इतने में देविका भी आ जाती है और समर्थ को भड़काते हुए कहती है, हाँ समर्थ जी, ये रो रो कर हमारे घर में अपशगुन कर रही है, और अब ये देखो कैसे मगरमच्छ के आंसू दिखा रही है। इतना कहकर देविका अधीरा का हाथ पकड़कर घसीटती है और कहती है, अब क्या रोती रहेगी या कुछ काम भी करेगी? मुफ्त में रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेगी यहाँ पर। चल उठ यहाँ से और कुछ काम कर। अधीरा वहां से उठकर रोते रोते चली जाती है और जाकर रसोई में सबके लिए चाय बनाती है और चाय जाकर पहले अपनी सास को देती है। चाय पीते ही मंजू अधीरा को गुस्से से कहने लगती है, लगता है मुझे मारने की साजिश कर ली है। अरे अभी तक तूने ढंग की चाय बनाना नहीं सीखा। इतनी मीठी चाय बनाई है कि कहीं मैं शुगर की बीमारी से मर ही ना जाऊं। अरे जा जाकर तू मर कहीं। अधीरा मंजू की बात सुनकर दुखी होती है। इतने में सौम्या वहां आ जाती है और कहती है, ये लो, महारानी अभी यहीं बैठी है और मैं पूरे घर में देख आई। अरे ओ महारानी, यहाँ बैठकर किसका मातम मना रही हो? उठ यहाँ से और जाकर हमारे कपड़े धो, बहुत कपड़े पड़े हैं धोने को। अधीरा वहां से कपड़े धोने चली जाती है और बैठे बैठे खुद को कोसने लगती है। हे भगवान, मुझे उठा ले तो अच्छा है, मैं थक गई हूँ इस जिंदगी से। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। अब समर्थ भी अपने काम पर जाना शुरू कर देता है। एक शाम अधीरा घर के सारे काम करके अपने रूम में आराम कर रही थी और मंजू अधीरा को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ कलमुही, अगर आराम हो गया हो तो आकर मेरे पैर दबा दे। देविका उस समय वहीं से गुजर रही थी और समर्थ का घर आने का टाइम देखकर देविका मंजू से कहती है, माँ जी सुनिए, आप कहें तो मैं दबा दूं आपके पाँव। पता नहीं अधीरा कहाँ है। देविका मंजू के पांव दबाने बैठ जाती है और कुछ ही टाइम बाद समर्थ भी वहां आ जाता है और देविका को माँ के पांव दबाते देख बहुत खुश होता है। वो सीधे अपने कमरे में चला जाता है। समर्थ को देख मंजू देविका से कहती है, अच्छा सुन, जा जाकर खाना लगा दे, और समर्थ थक कर आया है ऑफिस से, जाकर उसे पानी को पूछ ले। देविका उठकर समर्थ के लिए खाना लगा देती है और रात में समर्थ और देविका सोने की तैयारी करते हैं। समर्थ कहता है, अच्छा देविका सुनो ना, मेरे पास आकर बैठो जरा। अरे पापा, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। अरे आओ तो सही, आज तो मैं माँ के पाँव दबाते देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा क्यों नहीं लगेगा भला? पूरा दिन घर के काम किए हैं और शाम को माँ की सेवा, पर मेरा तो कोई हाथ बांटने वाला भी नहीं है घर में। क्यों? अधीरा और घर के बाकी लोग कहाँ जाते हैं? अधीरा की तो बात ही मत करो, वो महारानी तो बस मटर गश्ती करती रहती है और घर का सारा काम ना मुझे ही करना पड़ता है। मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं है, मैं तो सिर्फ एक नौकरानी हूँ इस घर में। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। क्यों ना बोलूं? आपने मुझे वादा किया था ना कि आप मुझे रविवार को फिल्म दिखाने ले जाओगे और कपड़े भी दिलवाओगे, पर आपने तो एक भी वादा पूरा नहीं किया। अच्छा बाबा, कल रविवार है, कल ही चलते हैं और तुम्हारी सारी शिकायत दूर कर देते हैं। खुश? दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह समर्थ और देविका बाहर घूमने चले जाते हैं। अब समर्थ पूरी तरह से देविका के वश में हो जाता है। देविका जो कहती समर्थ वही करता। क्या समर्थ को कभी अपनी बहन और दूसरी पत्नी की सच्चाई पता चल पाएगी? अब क्या होगा अधीरा का? इसके लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए।